वर्ल्ड में सबसे पहले बात रूस और यूक्रेन के बीच पीस डील की, जिसे रुकवाने के लिए अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन ट्रंप अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसी कड़ी में फ्लोरिडा में अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। ये ताजा बैठक तकरीबन 4 घंटे तक चली है। इस मीटिंग का मकसद था रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराना। मीटिंग की तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए मीटिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये मीटिंग जो है लगभग 4 घंटे तक चली है। यूक्रेन के अधिकारी भी यहां पर मौजूद है। अमेरिका की ओर से जो प्रस्ताव लेकर आए हैं ट्रंप के बेहद खास, वो बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, इस पीस डील से क्या निकलकर सामने आ सकता है, इसमें क्या क्या डिटेलिंग सामने आ सकती है। जरा फुल स्क्रीन में तस्वीरें देखते हैं। और ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो अपने प्रतिनिधिमंडल को इस हफ्ता मॉस्को भी भेज रहे हैं। तो प्रतिनिधिमंडल पहले यूक्रेन गया है, उसके बाद अब ये प्रतिनिधिमंडल मॉस्को जाएगा, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वार्ता तय है। राष्ट्रपति ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ अगले कुछ दिनों में पुतिन से मॉस्को में मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने यूक्रेनी शांति दल से मुलाकात की है। यूक्रेन की तरफ से सुरक्षा परिषद प्रमुख रुस्तेम उमेरोव ने हिस्सा लिया। उन्होंने अमेरिका के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अमेरिका हमारी बात सुन रहा है, हमें समर्थन दे रहा है और हमारे साथ काम कर रहा है। ये बैठक लेकिन अभी तक बेनतीजा बताई जा रही है और ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन और रूसी सेना इस वक्त जंग में आमने सामने है। दूसरी तरफ यूक्रेन एक भ्रष्टाचार स्कैंडल से भी जूझ रहा है। हालांकि इस बैठक में पीस प्लान को सहमति नहीं मिल पाई है। दोनों तरफ से इस बैठक को सफल बताया गया है। उमेरोव ने कहा कि यूक्रेन लगभग 4 साल से चल रही इस युद्ध के दौरान अमेरिका की मदद के लिए बेहद आभारी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बैठक में कोई ठोस प्रगति हुई या नहीं हुई। वहीं इस बैठक को लेकर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इन दोनों ने ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा यूक्रेन के पास कुछ कठिन छोटी समस्याएं हैं, जिसका इशारा भ्रष्टाचार के स्कैंडल की तरफ था, जिसे उन्होंने सहायक नहीं बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि अच्छी संभावना है कि हम कोई समझौता कर सकते हैं। वहीं इस बैठक में राजनयिकों ने अमेरिका के पीस प्लान में संशोधन पर चर्चा की, जो वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच हुई बातचीत में तैयार की गई थी। इस पीस प्लान को लेकर यह कहा जा रहा था कि रूसी मांगों के पक्ष में ये ज्यादा है। बैठक में अमेरिका ने यूक्रेन को पीस प्लान को लेकर आश्वस्त किया है। इस बैठक में अमेरिका की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये हम आपको बताते हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि सिर्फ लड़ाई खत्म करने की शर्तों के बारे में यह नहीं है, बल्कि यूक्रेन को खुशहाली और बेहतर जीवन की तरफ ले जाने का विषय है। यूक्रेन का भविष्य सुरक्षित और मजबूत बने, यह हमारा फोकस है, ताकि देश लंबे समय तक खड़ा रह सके। अमेरिका ने कहा है कि बैठक उपयोगी रही है, हमने इस दिशा में काम किया है, लेकिन शांति समझौते के लिए अभी और काम करना बाकी है। रूबियो ने कहा कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन हमेशा सुरक्षित रहे, ताकि फिर कभी उन्हें दूसरी बार आक्रमण का सामना न करना पड़े। इसलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए दिमाग में यह मसौदा तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन बेहतर युग में प्रवेश करे। हम चाहते हैं यूक्रेनी लोग इस युद्ध से बाहर आकर अपने देश का पुनर्निर्माण ही न करें, बल्कि उसे पहले से और ज्यादा मजबूत और ज्यादा समृद्ध तरीके से बनाएं। वहीं यूक्रेन की सुरक्षा परिषद के प्रमुख रुस्तेम उमेरोव ने रूबियो को जवाब देते हुए कहा कि उनका मकसद उनके देश अमेरिका की मदद के लिए धन्यवाद करता है। खासतौर पर यह ट्रंप के लिए था, जिन्होंने पहले कहा था कि यूक्रेन ने अमेरिका की मदद की कद्र नहीं की। उमेरोव ने बैठक से पहले कहा, अमेरिका हमारी बात सुन रहा है, अमेरिका हमारा साथ दे रहा है और हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है। ट्रंप कहते रहे कि अगर यूक्रेन अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंध मजबूत करेगा तो इससे रूस की आगे की हरकतों को रोका जा सकता है। इसी वजह से इस साल की शुरुआत में अमेरिका और यूक्रेन ने एक समझौता किया, जिससे अमेरिका को यूक्रेन के खनिज संसाधनों तक पहुंच मिली है। अब ट्रंप इस पीस प्लान में बदलाव को लेकर विटकॉफ और शायद कुशनर को मॉस्को भेजेंगे, ताकि वो पुतिन से मिलकर इस शांति योजना पर बात करें। यह कदम ट्रंप की एक कूटनीतिक पहल माना जा रहा है, जिसे युद्ध को खत्म करने की कोशिश के मद्देनजर देखा जा रहा है। ट्रंप की शांति योजना को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है ऐसे लोगों की जो कूटनीतिक वार्ता में अनुभव रखते हों और सौदेबाजी में भी माहिर हों। ये लोग औपचारिक राजनयिक नहीं, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क और ट्रंप के साथ संबंध में उन्हें खास भूमिका देते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप के दोनों करीबी कौन हैं और इनकी भूमिका क्या है। जहां बात विटकॉफ और कुशनर की हो रही है, तो
ये दोनों रियल एस्टेट व्यवसाय से आते हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप भी रियल एस्टेट व्यवसायी ही हैं, सौदेबाजी में माहिर हैं। न्यूयॉर्क और अमेरिका के प्रमुख रियल एस्टेट बाजारों में सक्रिय हैं। विटकॉफ ट्रंप के बहुत करीबी सहयोगी माने जाते हैं। जेरेड कुशनर तो राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद ही हैं। ट्रंप प्रशासन में सलाहकार के रूप में यह काम भी कर चुके हैं। कुशनर ने 2020 में अब्राम अकॉर्ड में बड़ी भूमिका निभाई थी, जो मिडिल ईस्ट के देशों को इजराइल से शांति की दिशा में कदम स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। पहले भी गाजा के लिए 20 पॉइंट वाला पीस प्लान लेकर जेरेड कुशनर ही आए थे, जिसे इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हुआ और उसके बाद वहां जंग भी थमी। विटकॉफ और कुशनर की पिछली सफलता खासकर के गाजा और मिडिल ईस्ट में शांति प्रस्तावों के मामले में उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाती है। यह मुलाकात रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए नए कूटनीतिक प्रयासों का हिस्सा हो सकती है। ट्रंप खुद इस शांति योजना को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय हैं, जो उनके राजनीतिक प्रभाव और विदेश नीति की रणनीति का भी हिस्सा रहा है। अगर ये मुलाकात सफल रही तो ये यूक्रेन युद्ध की दिशा बदल सकती है और वैश्विक राजनीति में नए समीकरण बना सकती है। जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से कंस्ट्रक्टिव तरीका अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह तय किया जा सकता है कि युद्ध को सम्मानजनक तरीके से कैसे खत्म किया जाए। यूक्रेन के सुरक्षा प्रमुख रुस्तम उमेरोव भी बातचीत में शामिल हुए, लेकिन अब तक बातचीत के मुखिया अंद्रेई यर्मक थे। वो अमेरिका और रूस के बीच पीस डील में यूक्रेन की तरफ से बातचीत कर रहे थे। यर्मक जेलेंस्की के सबसे करीबी सलाहकार हैं, इसलिए उन्हें देश का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स कहा जाता है। लेकिन जेलेंस्की की वजह से यर्मक को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उनके घर पर एंटी करप्शन टीम ने छापा मार दिया था। एक हफ्ते पहले रूबियो ने अंद्रेई यर्मक से जेनेवा में मुलाकात की थी। दोनों पक्षों ने कहा था बातचीत सकारात्मक रही है और एक नया शांति प्रस्ताव बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल यूक्रेन में हाल ही में एक बड़ा घोटाला सामने आया, जो राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की सरकार के लिए गंभीर संकट बन गया है। आखिरकार यूक्रेन में ये भ्रष्टाचार वाला स्कैंडल हुआ कैसे और क्यों हुआ, क्या हुआ, कितने करोड़ का घोटाला है ये, आइए जानते हैं। खबर है कि यूक्रेन में 800 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, जिसमें जेलेंस्की के करीबी ही घिर गए, जिसमें पहला नाम यर्मक का है। यर्मक ने चीफ ऑफ स्टाफ पद से इस्तीफा भी दे दिया। ऊर्जा क्षेत्र परियोजनाओं में बड़ा घोटाला हुआ है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। सरकारी ठेकेदारों और अधिकारियों ने सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। ठेकेदारों ने रिश्वत लेकर भारी भरकम रकम हड़प ली है। घोटाले से जेलेंस्की सरकार पर घरेलू राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। लोग कह रहे हैं जेलेंस्की कुर्सी छोड़ो। जनता ने सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। जेलेंस्की पहले ही 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर चुके हैं। कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। जांच एजेंसियों ने देश की सरकारी कंपनियों में टेंडर देने के बदले रिश्वत लेने और सरकारी पैसे की हेराफेरी करने के नेटवर्क को पकड़ा है। इसमें खासतौर पर सरकारी परमाणु ऊर्जा फर्म एनर्जो एटम का नाम सामने आया है। एंटी करप्शन एजेंसी ने मिंडिच को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। जून 2024 में कुछ कंपनियों ने गुप्त रूप से शिकायत की थी कि सरकारी प्रोजेक्ट के पास ठेके पास कराने के बदले भारी रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायतों में तिमूर मिंडिच का नाम बार बार सामने आया। मिंडिच राष्ट्रपति कार्यालय में सलाहकार स्तर की भूमिका में थे और चीफ ऑफ स्टाफ यर्मक का एक भरोसेमंद साथी माने जाते थे। कंपनी का आरोप है कि बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स तिमूर की मंजूरी और कमीशन तय हुए बिना पास नहीं होते थे। जांच में सामने आया कि ठेके पास होने के तुरंत बाद निजी खातों में कंसल्टेंसी के फीस के नाम पर बड़ी रकम ट्रांसफर करवाई गई। कई कॉन्ट्रैक्ट की लागत को जानबूझकर बढ़ाया गया। एजेंसी को पता था कि यह नेटवर्क राष्ट्रपति कार्यालय तक असर डाल सकता है। इसी शक में आज यर्मक के घर पर भी कागजात खोजे गए। हालांकि उनके खिलाफ सीधा आरोप नहीं लगा है, लेकिन हाल के भ्रष्टाचार मामले के बाद विपक्ष यर्मक के इस्तीफे की मांग कर रहा था। इससे पहले यर्मक के सहयोगी भी विवादों में फंस चुके हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा था कि वो नए सहयोगी की तलाश कर रहे हैं। यर्मक युद्ध के दौरान यूक्रेन की रणनीति बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाते रहे हैं। जेलेंस्की ने उन्हें अमेरिका के साथ बातचीत की जिम्मेदारी भी दी, ताकि 28 पॉइंट वाले अमेरिका के पीस प्लान को वो दोबारा तैयार कर सकें। लेकिन अब उन्हें ही पद से हटा दिया गया है। अब ये भी जान लीजिए ये यर्मक कौन है। इनका नाम है आंद्री यर्मक। राष्ट्रपति के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यूक्रेन में माने जाते थे। राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ थे।
जेलेंस्की के सबसे करीबी व्यक्ति। जेलेंस्की ज्यादातर बड़े फैसले यरमक से सलाह लेकर ही लेते थे। यरमक जेलेंस्की से करीब 15 साल पहले मिले थे। आंद्री यरमक पहले वकील थे और फिर टीवी प्रोडक्शन में काम करते थे। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री ने दोनों को जोड़ा। जेलेंस्की के सत्ता में आने के बाद से ये साथ में हैं। यरमक पहले अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार बने, फिर 2020 में चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए और सरकार को चलाने में मदद करते हैं। अमेरिका यूरोप से बातचीत का मुख्य चेहरा है। रूस यूक्रेन वार्ता में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। फरवरी 2020 में जेलेंस्की ने उन्हें प्रमोट करके चीफ ऑफ स्टाफ यानी राष्ट्रपति कार्यालय का प्रमुख बना दिया। इसके बाद से वो यूक्रेन की सियासत में सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल हो गए। इतना शक्तिशाली होने के कारण उन पर सत्ता का केंद्रीकरण, कुछ मामलों में पारदर्शिता की कमी जैसे कि आरोप लगते हैं। विपक्ष मानता है कि यरमक सेकंड राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं, लेकिन जेलेंस्की ने हमेशा उनका समर्थन किया है। 2024 में वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के बाद यरमक के 2 पूर्व डिप्टी ओले तातारोव और रोस्तिस्लाव शुर्मा को सरकार से बाहर कर दिया गया था। दोनों पर भ्रष्टाचार और गलत तरीके से पैसों के इस्तेमाल के आरोप लगे थे। उनके तीसरे डिप्टी एंड्री समनोव भी रिश्वत लेने के आरोप में बाहर कर दिए गए थे। उनके खिलाफ भी जांच हुई, लेकिन हाल के भ्रष्टाचार के मामले के बाद विपक्ष यरमक का इस्तीफा मांग रहा है। इससे पहले यरमक के सहयोगी भी विवादों में फंस चुके हैं। अब जेलेंस्की के सहयोगी जो पीस प्लान के प्रमुख थे वो तो हट गए और फ्लोरिडा वाली बातचीत भी कुछ ज्यादा खास नहीं रही है। यूक्रेन अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और अमेरिका अपनी डील पर अड़ा हुआ है। रूस की अपनी शर्तें हैं। हालांकि प्लान पर अभी काम किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सुरक्षा गारंटी जैसे अहम मुद्दों की है। यूक्रेन ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई भी समझौता स्वीकार नहीं होगा जो उसके लिए अस्वीकार्य हो, जैसे कि रूस की 2014 में की गई कब्जे को मान लेना। रूस अभी भी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। पहले ट्रंप ने जेलेंस्की को धमकी दी थी कि अगर मांगे नहीं मानी तो सहायता रोक दी जाएगी, लेकिन फिर बाद में ट्रंप ने इस पीस प्लान को सिर्फ खाका बताया, जिस पर दोनों तरफ से सहमति पर काम होना बाकी है। ट्रंप की शांति योजना में कई विवादित पॉइंट्स शामिल थे, जिनके खिलाफ यूक्रेन खड़ा हुआ था। अभी पीस प्लान के विवादित पॉइंट्स क्या हैं, ये भी जान लीजिए। यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़नी होगी। रूस जिन इलाकों पर कब्जा कर चुका है, चाहे वो डोनबास हो, लुहांस्क हो, डोनेट्स्क हो, क्रीमिया हो, ये सब रूस के हवाले करना होगा और ये सब कुछ लिखित में देना होगा। भले ही कुछ ऐसे यूक्रेन के नियंत्रण में हो, फ्रंट लाइन को फ्रीज कर देना है। उन्हें बदले बिना उसी स्थिति में से मान लेने की सलाह भी दी गई थी। यूक्रेन कहता है कि इससे रूस को इनाम मिल जाएगा। इसके बाद बारी है कि भी यूक्रेनी सेना का आकार भी सीमित किया जाए। यूक्रेन की सेना को 60% तक कम करना होगा। 6 लाख सैनिकों से ज्यादा की सेना यूक्रेन नहीं रख सकता है। यूक्रेन ने कहा इससे देश की सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी। नेटो सदस्यता बैन। यूक्रेन हमेशा के लिए नेटो में शामिल नहीं होने का वादा करेगा। अपने संविधान में लिखेगा कि वो नेटो में शामिल नहीं होगा और ना ही कभी उनका अंश बनेगा। नेटो भी लिखेगा यूक्रेन को सदस्यता नहीं दी जाएगी। इससे रूस का दबाव बढ़ सकता है और सुरक्षा घट सकती है। रूस को फिर से दुनिया की बड़ी बैठकों में शामिल करना, रूस को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वापस लाना। पश्चिमी देशों को लगता है कि इससे रूस के गलत कामों को माफी मिल जाएगी। सुरक्षा की गारंटी भी साफ नहीं है। ये गारंटी कितनी विश्वसनीय होगी, कैसे लागू होगी, ये साफ नहीं है। अमेरिका इस गारंटी के बदले आर्थिक मुआवजा प्राप्त करेगा। यूक्रेन को डर है कि रूस फिर से हमला कर सकता है। मसौदे में रूस का ज्यादा समर्थन करना। प्लान में रूस को ज्यादा फायदा दिख रहा है और यूक्रेन को ज्यादा नुकसान नजर आ रहा है। इसके मुताबिक यूक्रेन को अपना लगभग 20% हिस्सा रूस को देना होगा। इसमें पूर्वी यूक्रेन का डोनबास का इलाका शामिल है। रूस द्वारा शांति प्रस्तावों को मानने पर उस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा। साथ ही यूरोप में जब्त की गई लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी डिफ्रीज होगी, जो यूक्रेन को रास नहीं आया। हालांकि यूरोपीय देशों ने भी अपना पीस प्लान ट्रंप के इस प्लान के जवाब में तैयार किया था। ट्रंप के पीस प्लान की ज्यादातर मांगों को नकारा गया, जो कि यूक्रेन के खिलाफ थी। अब ट्रंप की पीस प्लान पर
सहमति एक बार फिर से नहीं बनी है, जिससे यूक्रेन के लिए एक बड़ा संकट हो सकता है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को काफी मदद करता रहा है और वो कहता रहा है कि वो मदद रोक सकता है अगर जेलेंस्की नहीं माने तो क्या अमेरिका को यूक्रेन नाराज कर सकता है? अमेरिका यूक्रेन के लिए क्यों जरूरी है, इसको एक बार देख लेते हैं जल्दी से। अमेरिका यूक्रेन को हथियार और रक्षा प्रणाली देता है, यानी डिफेंस सिस्टम देता है। क्या क्या देता है? एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियोट और NSSM देता है। मिसाइल और रॉकेट सिस्टम हिमार्स भी यूएस देता है, ताकि ये यूक्रेन जो है वो रूस से बच सके। ड्रोन देता है, टैंक देता है, बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद और हथियार भी अमेरिका से ही आता है। नाइट विजन ग्लासेस, रेडार, कम्युनिकेशन सिस्टम भी यूक्रेन को अमेरिका से मिलता है, ताकि यूक्रेन रूस के हमलों से अपना बचाव कर पाए। ये तो सैन्य मदद की बात रही है। वित्तीय मदद भी देख लीजिए। वित्तीय मदद में वो वेतन और पेंशन देने में मदद करता है, यानी कि एक बड़ा बजट देता है। इसके अलावा सरकार का बजट चलाने के लिए आर्थिक सहायता भी देता है अमेरिका। साथ ही साथ आपातकालीन फंड भी इसमें शामिल है, चाहे वो अगर फाइनेंशियल हेल्प की बात की जाए। युद्ध में प्रभावित लोगों के लिए अमेरिका मदद करता है, उनके लिए भी पैसे भेजता है। खाना, पानी, मेडिकल सप्लाई, इलाज और दवाइयों के लिए भी अमेरिका यूक्रेन को पैसे दे रहा है। शरणार्थियों की मदद भी कर रहा है। अस्थायी घर तैयार की जा रही है, मानवीय मदद आप देख लीजिए। ऊर्जा सेक्टर में रूस ने यूक्रेन के बिजली प्लांट और गैस सिस्टम पर कई हमले किए हैं, लेकिन उसको रिस्टोर करने के लिए और यूक्रेन में बिजली की कमी ना हो, उसके लिए अमेरिका बिजली ग्रिड की मरम्मत करता है, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, गैस पाइपलाइन में सुधार का काम भी करता है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए तकनीक भी मुहैया कराता है। अमेरिका का रूस की इंटेलिजेंस, सैटेलाइट डेटा और साइबर सुरक्षा में भी योगदान है। वो इंफॉर्मेशन भी पास करता है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी देता है। रूस टेक्नोलॉजी देकर यूक्रेन की रक्षा क्षमता को बढ़ाता है, हैकिंग से बचाता है, टेक सिस्टम को मजबूत करता है। ये विकास प्रोजेक्ट आप देख लीजिए। अमेरिका यूक्रेन डेवलपमेंट फंड भी देता है, ताकि यूक्रेन में डेवलपमेंट किए जा सके। अब आप सोचिए, एक मुल्क कितनी तरह के हैंड के जरिए मदद करने की कोशिश कर रहा है। गैस पाइपलाइन और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण भी शामिल है। अगर प्लान पर सहमति नहीं हुई तो यूक्रेन के लिए मुश्किल हो सकती है। अमेरिका को नाराज करने की हिम्मत भी यूक्रेन नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। जेलेंस्की इस वक्त दोराहे पर खड़े हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यूरोपीय देशों का सहयोग मिल रहा है। अब यूरोपीय देश तो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वो जानते अगर यूक्रेन सरेंडर कर गया तो अगली बारी उनकी, अगर किसी दिन पुतिन का माथा खराब हुआ तो यूरोपीय देश लाइन से लगे हुए हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि यूक्रेन की स्थिति मजबूत रहे और जो डील हो उसमें यूक्रेन मजबूती से रहे, मजबूती से अपना पक्ष रखे। वरना जो दीवार है यूक्रेन, यूरोप और रशिया के बीच, अगर वो दीवार गिरी, यानी कि जेलेंस्की ने सरेंडर किया, तो फिर यूरोप के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। इसलिए ट्रंप के पीस डील के ऊपर पूरा यूरोप एक साथ खड़े होकर इसका विरोध कर रहा है।